से डीसीएम और रोडवेज बस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें डीसीएम चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रोडवेज बस चालक समेत यात्री बाल बाल बच गए। आपको बता दें कि NH-31 स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास डीसीएम और रोडवेज बस में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियों के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में जहां डीसीएम चालक की मौत हो गई, वहीं रोडवेज चालक समेत सवार यात्री बाल बाल बच गए। टक्कर की आवाज सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने चालक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पर छात्रा का दुपट्टा खींचने वाले बाइक सवार शोधों को पुलिस अब तक पकड़ नहीं सकी है। पुलिस ने 3 आरोपितों को भले ही जेल भेज चुकी हो, लेकिन अब तक जांच पड़ताल में कुछ और नाम सामने आए हैं। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से इनके शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। गत शुक्रवार को हंसवर के बरही एदिलपुर गांव की इंटरमीडिएट छात्रा रामराजी इंटर कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर से छुट्टी के बाद दोपहर साइकिल से घर लौट रही थी। हीरापुर बाजार में बाइक सवार 2 शोधों ने छात्रा का दुपट्टा खींच लिया। इससे वो अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। पीछे से आई बाइक ने बेटी को रौंद दिया। पुलिस ने छात्रा के पिता सभाजीत वर्मा की तहरीर पर हरसंहार के सगे भाई 2 किशोर समेत आरिफपुर के फैसल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, छेड़खानी आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट व हत्या की धारा बढ़ाई है। रविवार को मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाते समय पुलिस की राइफल छीनकर भागने के समय मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया। बीते दिनों बीते दिनों घटी धर्मांतरण के प्रयास की घटनाओं को लेकर पुलिस एक्शन मोड में दिख रही है। 2 थाना क्षेत्र के धर्मांतरण के अलग अलग मामलों में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। जहांगीरगंज थाने में बीती 8 जुलाई को दर्ज मुकदमे में आरोपी माधव और रवि कुमार तथा मालीपुर थाने में बीते 22 जून को दर्ज मुकदमे के आरोपियों माधव सुरेश संदीप निवासी सैदपुर उमरन और गिरजा प्रसाद निवासी कैथी नसीरपुर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। थाना जहांगीरगंज का 169/23 है और 122/23 है थाना मालीपुर का। ये दोनों धर्म परिवर्तन के मुकदमे थे। इनमें कुल 6 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है और सबको गैंगस्टर एक्ट में रिमांड बनवा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित 23 सितंबर के दौरे को लेकर वाराणसी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के करसड़ा में बने अटल आवासीय विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल गंजारी का स्थलीय निरीक्षण कर प्रधानमंत्री के जनसभा की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ पीएम के कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे। वहीं सीएम योगी ने वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 23 सितंबर को जनसभा कर अटल आवासीय परिसर और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात देने वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में चल रहे काशी सांसद महोत्सव में विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित करने के लिए अपने दौरे के दौरान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा चीफ मायावती ने नए संसद भवन में पहले बिल के तौर पर आने वाले महिला आरक्षण बिल को समर्थन देने का ऐलान किया है। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी तो ये चाहती है कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को उनकी आबादी के अनुसार 33% की बजाय 50% आरक्षण दिया जाए, तो हम उसका खुले दिल से स्वागत करेंगे। मायावती ने महिला आरक्षण बिल में SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था करने की भी मांग सरकार से की है और कहा कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम मानेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस एंड टीम की जातिवादी मानसिकता अभी भी बदली नहीं है। मायावती ने नए संसद भवन की शुरुआत का भी स्वागत किया। इसके बारे में कहते हुए मायावती ने कहा, मुझे संसद के दोनों सदनों में जाने का मौका मिला है और ये मेरे लिए सौभाग्य की भी बात है। आज से वहां नवनिर्मित संसद भवन की भी शुरुआत हुई, जिसका हमारी पार्टी दिल से स्वागत करती है। महिला आरक्षण बिल को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि हम इस बिल के साथ हैं, साथ ही SC/ST OBC कोटा भी सुनिश्चित होना चाहिए। आबादी के हिसाब से 50% आरक्षण रहे तो अच्छा है।
भाजपा का विजय रथ रोकने की चाह में बने विपक्षी गठबंधन का सीटों का जोड़ घटाना शुरू हो गया है। प्रदेश में सपा मुख्य विपक्षी दल है, इसलिए पहल उसी की ओर से हो रही है। पिछले 2 महीने में लखनऊ में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की बैठकें बुलाकर एक एक सीट का मिजाज भांपा जा चुका है। अब इस होमवर्क को जमीन पर उतारने की तैयारी है। मंडल की 5 सीटों के लिए सपा 3-2 का फार्मूला अपना सकती है, यानी 3 सीटें सपा अपने पास रखना चाहती है, जबकि 2 पर सहयोगियों से साझेदारी की बात हो सकती है। मंडल में विपक्षी गठबंधन के 2 प्रमुख दल सपा और कांग्रेस ही सक्रिय हैं। इनमें सपा के आंकड़े ज्यादा मजबूत हैं, इसलिए नेताओं ने गठबंधन का गणित साधना शुरू कर दिया है। बदायूं में इस बार भी सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारने की तैयारी है। वो वर्ष 2009 और 2014 में भी जीते थे। वर्ष 2019 में भाजपा ने यह सीट छीन ली थी, मगर सपा अपना दावा कमजोर नहीं करना चाहती। आगामी लोकसभा चुनाव, राम मंदिर के उद्घाटन और सनातन धर्म को लेकर छिड़े विवाद के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो गया है। आपको बता दें, लखनऊ में आज शाम को आरएसएस, बीजेपी सरकार और अनुषंगिक संगठनों की समन्वय बैठक होगी। इस बैठक को 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इस बैठक में चुनाव को देखते हुए प्रमुख विषयों को उठाने और पार्टी व संघ के बीच तालमेल को बेहतर करने की चर्चा की जाएगी। 22 सितंबर को खुद सर संचालक मोहन भागवत भी लखनऊ पहुंच रहे हैं। मोहन भागवत लखनऊ में 3 दिन रुकेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आरएसएस की ओर से बुलाई गई समन्वय बैठक को कई सत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें अलग अलग सत्र तय किए गए हैं। एक सत्र में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। उनके साथ बैठक में यूपी सरकार के सभी मंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल होंगे। लखनऊ इकाना स्टेडियम वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से तैयार है। लखनऊ वासी भी इकाना में वर्ल्ड कप का मैच देखने को बेकरार हैं, जिसका सभी को इंतजार भी है। इकाना स्टेडियम बेहतरीन रूप से संवारा सजाया गया है। इकाना स्टेडियम को 2023 आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के आयोजन स्थल रोस्टर में जोड़े जाने के बाद से क्रिकेट एसोसिएशन यहां पूरे जोर शोर से तैयारी कर रहा था और लगभग तैयारी ये पूरी भी हो चुकी है। टूर्नामेंट के मैच की तैयारी अब फाइनल स्टेज पर है। इकाना क्रिकेट स्टेडियम को अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण करके तैयार किया गया है, जहां खिलाड़ियों के लिए सभी सुविधाएं तैयार की गई हैं। खिलाड़ियों को 5 सितारा होटल से भी बेहतर अनुभव करने के लिए स्पोर्ट्स सिटी ने खूब तैयारी की है, जिसमें लग्जरी ड्रेसिंग रूम, सोने के लिए शानदार जगह, नहाने के लिए नई तकनीकों के साथ बाथ की सुविधा जैसी तैयारी की गई है। इसके अतिरिक्त जकूजी, टीम बाथ, अत्याधुनिक जिम सुविधाओं के लिए भी खास इंतजाम किया गया है। स्टेडियम के जिम में 100 से अधिक अत्याधुनिक मशीनों की मौजूदगी बताई जा रही है। शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र में सबसे सुरक्षित माने जाने वाली ऑफिसर्स कॉलोनी में एक बार फिर बड़ी वारदात सामने आई है। आपको बता दें, चोरों ने एसडीएम आवास में घुसकर करीब 1 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया। इस मामले में सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पूर्व में एसडीएम सदर रहे सुशांत श्रीवास्तव ऑफिसर्स कॉलोनी के आवास संख्या B20 में रहते थे। उनका तबादला इटावा हो गया है। उन्होंने अभी तक आवास को खाली नहीं किया है। उनके बंद आवास में चोरों ने घुसकर सामान चोरी कर ली। बता दें, 17 सितंबर को सुशांत श्रीवास्तव को जानकारी होने के बाद उन्होंने एसपी सिटी सुधीर जायसवाल और सीओ सिटी को जानकारी दी। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। चोर ने घर से एलईडी टीवी, साउंड बॉक्स, कपड़े आदि चोरी कर ले गए। एसडीएम की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में एसपी सिटी सुधीर जायसवाल ने बताया कि चोरी के खुलासे का प्रयास किया जा रहा है। इसके पहले भी एसडीएम राशि कृष्ण के बंद आवास में चोरी की घटना हो चुकी है। पुलिस ने अभी तक उस घटना का खुलासा नहीं किया है। यूपी में लौटता मानसून जमकर बरस रहा है। आज लखनऊ और कानपुर में तेज बारिश हुई, जिसके बाद मौसम विभाग ने आज भी 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बीते एक हफ्ते की बारिश की बात करें तो यूपी ने देश में सबसे अधिक बारिश वाले राज्य मेघालय को भी पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर 95% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। प्रदेश में 7 दिनों में 88.30 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह औसत बारिश से 45.30 मिलीमीटर ज्यादा है। इस बारिश के चलते धान की फसल को सबसे अधिक लाभ मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा।
सीएसआई यूनिवर्सिटी के मौसम विज्ञानी डॉक्टर एसएन सुनील पांडे के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवात सक्रिय हो गया है। यह भी उत्तर पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। इसके चलते देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। चक्रवात के अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण